तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं बच्चों, है ना। हम पढ़ रहे थे अध्याय 8, माफ़ कीजिएगा अध्याय हम 5 पढ़ रहे थे। 5 अध्याय हम पढ़ रहे हैं और इस अध्याय का क्या नाम है, धातुएं और अधातुएं, जिसका आज हम क्लास तीसरा लेने वाले हैं। और देखिए हमने कल कहाँ तक पढ़ा था, तो हमने कल पढ़ा था उत्कृष्ट धातुओं के बारे में हमने पढ़ा था। तो उत्कृष्ट धातुएं के बाद हम पढ़ते हैं अब उसके नीचे दिया गया, इसको हम पढ़ना भूल गए थे, है ना, इसको हमने छोड़ दिया था, तो ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सोने में थोड़ी मात्रा में चांदी और तांबा मिलाने से वह कठोर हो जाता है, जिससे उसके आभूषण बनाए जा सकते हैं। जब आपका सोना होता है उसमें क्या मिलाते हैं, थोड़े से मात्रा में चांदी और तांबा को मिलाते हैं, है ना। और चांदी और तांबा को मिलाने से क्या हो जाता है, वह कठोर हो जाता है, और कठोर होने के कारण ही क्या बनाते हैं, उससे आभूषण बनाए जा सकते हैं। सोने की मात्रा कैरेट के रूप में व्यक्त की जाती है, और सोने की जो मात्रा है उसको किस में व्यक्त किया जाता है, तो उसको कैरेट में व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना, है ना, मतलब कि जो 100% सोना होगा वह कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। जैसे जैसे सोने में मिलाई गई धातु की मात्रा बढ़ती जाती है, सोने का कैरेट मान वैसे वैसे घटता जाता है। 22 कैरेट सोने का अर्थ है कि 22 भाग सोना और 2 भाग उसमें क्या है, चांदी या तांबा हो सकता है। यदि हम किसी सोने की चीज़ को लेंगे, है ना, कोई भी सोने का आपका आभूषण हो सकता है आपका, जिस तरह से महिलाएं बहुत सारे ऐसी सोने की चीज़ पहनती है। यदि हम कोई भी वह सोने का जो माला हो गया या कुछ भी हो गया जिसको हम लेंगे, है ना, और उसको क्या मापेंगे, उसमें सोना कितना है करके मापेंगे। यदि उसमें हमको 22 मिलता है तो क्या हमको पता चलेगा कि उसमें जो आपका 22% केवल सोना है और 2% उसमें अलग चीज़ है। और वो 2% का चीज़ क्या क्या हो सकता है, तो आपका चांदी या तांबा दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसी तरह से आपके जितने भी आभूषण बनाए जाते हैं वे सभी में क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से उसमें शुद्ध सोना नहीं होता, उसमें अलग अलग चीज़ें मिली होती है, तभी उसके आभूषण बनाए जा सकते हैं। जब तक उसमें चांदी या तांबा नहीं मिलाएंगे तब तक उसमें से आभूषण नहीं बना सकते, गहने जेवर नहीं बनाए जा सकते। उसमें शुद्ध सोने में कुछ न कुछ मिला ज़रूर होता है। और देखिए यहाँ पे नीचे में अच्छे से बताया भी गया है कि यदि हम कोई भी सोना को लेंगे, है ना, उसमें मान के चलो 22 की जगह हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया, उसका कैरेट का मान सोना का 20 दिखा रहा है, 20 कैरेट, तो उसका अर्थ क्या होगा कि उस आभूषण या गहने या जेवर में केवल 20% भाग में क्या है, सोना है, और बाकी 4% भाग में चांदी या तांबा को मिलाया गया है। ये हमको पता चल जाएगा कि उसमें कितने कैरेट का सोना है। अगर वह 24 कैरेट रहेगा तो हमको यह पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाएगी कि वह क्या है, पूर्ण रूप से सोना से बना हुआ है। यदि कोई भी आभूषण या गहने या जेवर में सोने का कैरेट 24 से कम आता है तो वह पूर्ण रूप से शुद्ध सोना नहीं होता है, यानी कि उसमें पूरा पूरा सोना नहीं होता है, कुछ न कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, जैसे कि चांदी या तांबा को मिलाकर उसमें मिला हुआ रहता ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है आज हमको, संक्षारण पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं संक्षारण। ये हमको पढ़ना है, कहाँ चला गया जी, हाँ ये है आपका संक्षारण, इसको हम पढ़ेंगे। ये आपका संक्षारण, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं, संक्षारण क्या होता है। आपने देखा होगा कि लोहे की कील, है ना, आपने देखा होगा लोहे की कील, पाइप आदि कुछ समय तक वायु में खुले पड़े रहें तो उनमें जंग लग जाता है। इस प्रकार धातु की ऊपरी सतह में, है ना, उसके यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। देखिए जब भी कहीं पे क्या होता है, लोहा का कील हो गया या पाइप हो गया, लोहा का कोई भी वस्तु हो गया, कहीं पे पड़ा रहता है, रख दिए रहते हैं, तो होता क्या है, कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, उसका रंग जो है बदल जाता है। हम नया लोहा खरीद कर लाए रहेंगे और एक महीने बाद या 2 महीने बाद यदि हम उसको देखेंगे तो क्या लग जाएगा, वह एकदम चमकीला नहीं रहेगा और उसमें थोड़ा सा जंग लग जाएगा और वह काला पड़ जाता है, मतलब कि उसमें जंग लग जाता है। और वो जो जंग लगता है क्या है, उसी जो हम लोहा लाए रहते हैं ना, लोहा का ही जो भी कील हो गया, पाइप हो गया, तो उसी लोहे से बना पाइप, मतलब कि लोहा होता है वह, उसी लोहे का परत जो है उसके ऊपर जम जाता है। मतलब कहा जाए तो लोहा धीरे धीरे
उसमें उसका परत ही उसके ऊपर जमते जाता है उसके ऊपर में, और पपड़ी बन जाता है, एक पपड़ी के रूप में बन जाता है, एक परत के रूप में उसके ऊपर जम जाता है। तो उसी का यौगिक होता है जिसके ऊपर क्या बन जाता है, एक परत बन जाता है। तो इसको कहते हैं संक्षारण। तो संक्षारण का परिभाषा क्या होगा, धातु की ऊपरी परत पर, है ना, माफ कीजिएगा, धातु की ऊपरी सतह पर उसके ही यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। किसी भी धातु की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक का बनना आपका संक्षारण कहलाता है। ये हो जाएगा सही परिभाषा। चलिए हम जंग को समझने के लिए एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। इसमें क्या लेना है आपको, इस क्रियाकलाप में 3 प्रखनलियाँ, लोहे की कील, है ना, लोहे की कीलें लेना है या लोहे की छीलन भी ले सकते हैं, है ना, और उसके बाद निर्जल कैल्शियम क्लोराइड और पानी। 3 प्रखनलियों में लोहे की 1-2 जंग रहित कील, जिसमें क्या ना हो, जंग ना हो, ऐसा कील आपको लेना है, लोहे का कील लेना है जिसमें जंग ना हो। उसके बाद पहली प्रखनली में थोड़ा सा पानी डालना है ना, तीनों प्रखनलियों में एक एक कील रखना है। इन देखिए यहाँ पे जैसे चित्र में दिखाया गया है, इनमें हमने सबसे पहले एक एक कील डाला। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, तो देखिए उसके बाद बताया जा रहा है पहली प्रखनली में थोड़ा सा पानी, यानी कि पहली प्रखनली में आपको थोड़ा सा पानी डालना है। उसके बाद क्या बोला है, दूसरी प्रखनली में उबला पानी। तो यहाँ पे दूसरी प्रखनली में उबला पानी, है ना, तथा तीसरी प्रखनली में थोड़ा सा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाल दें। और यहाँ पे क्या डालना है, तीसरा में निर्जल, जिसमें जल ना हो, ऐसा वाला कैल्शियम क्लोराइड का विलयन आपको डालना है। अब जैसे कि तीनों हो गया, है ना, अब क्या करना है, तीनों प्रखनलियों के मुँह रबड़ के कारक से बंद कर दीजिए। अब तीनों प्रखनलियों को क्या करना है, उसका जो मुँह होगा ऊपर तरफ, यहाँ पे उसको रबर के कारक से आपको बंद कर देना। इस तरह से देखिए, यहाँ इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा है। ये आपका रबड़ है, ये भी आपका रबड़ है, ये भी आपका रबड़ लगा है। इसको क्या हम क्यों बंद कर देंगे, है ना, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन हवा, कोई भी जो हवा है, कण है, वो अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए हम इसको रबर से इसके मुँह को हम इस तरह से बंद कर देंगे। ये हो गया। अब क्या दिया गया है, देखिए, जिससे प्रखनली की वायु शुष्क हो, है ना, शुष्क हो जाए तीनों, हाँ ये तो हो गया। 2 से 3 दिन, अब हमने रबड़ लगा लिया है ना, तीनों में कील वगैरह तैयार करके इस तरह से हम रबड़ लगाए। अब रबड़ को लगाने के बाद क्या करना है, 2 से 3 दिन के बाद, है ना, 2 से 3 दिन के बाद प्रखनलियों का अवलोकन कर बतलाइए कि किन प्रखनलियों की कीलों में जंग लगा है। इन अवलोकनों से क्या आप बता सकते हैं, जंग लगने के लिए किन किन कारकों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 प्रखनलियाँ ली। अब देखिए, तीनों प्रखनलियों में हमने एक एक कील रखा, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा प्रखनली है जिसके अंदर वाले कील में जंग लगा, तो आपका ये पहला वाला है ना, इसके अंदर जो कील है उसमें जंग लगा है, और यहाँ पे जंग नहीं लगा है, और इसमें भी जंग नहीं लगा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, देखिए हमने इसमें क्या डाला था, केवल पानी डाला था। तो इसमें हमने सादा और शुद्ध पानी डाला था। तो शुद्ध और ताज़ा पानी डालने के कारण क्या होता है, इसमें जंग लग गया। क्यों, क्योंकि इसमें पानी डाला तो हमने, तो पानी में क्या क्या था, ऑक्सीजन भी था, H2O, है ना, तो इसमें ऑक्सीजन भी था, यानी कि हवा था, थोड़ा सा हवा भी चला गया। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या हो गया, उसमें जंग लग गया। अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं जाता तो इसमें जंग नहीं लगता। तो इसमें क्या है, इससे पता चलता है कि कोई भी वस्तु में क्या हो, जंग लगने के लिए, लोहा में जंग लगने के लिए नमी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है। अब देखिए कैसे सिद्ध हुआ, तो हमने दूसरे प्रखनली में क्या ले, उबला हुआ पानी डाला, है ना, और इसमें क्या डाला हमने, थोड़ा सा हमने इसमें डाला है उबला हुआ पानी, और इसमें कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड को क्या बोला गया है, निर्जल रहित, है ना, इसमें निर्जल रहित हमने डाला है। तो इसमें जंग नहीं लगा, क्योंकि इसमें कोई भी किसी प्रकार का जल नहीं है, और जल नहीं है तो इसमें नमी भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगा। अब बीच वाले में देखते हैं दूसरा नंबर का। तो देखिए दूसरे नंबर के में हमने क्या क्या डाला था, इसमें हमने डाला है उबला पानी। ये आपका उबला पानी डाला है, तो हमने क्या कर दिया, वहाँ पे पानी को उबाल दिया। तो पानी उबालने से क्या हो गया, वहाँ का जो पानी हमने इसमें भरा है वह थोड़ा सा गर्म हो गया, और गर्म होने के कारण वहाँ की जो वातावरण है, नमी नहीं हुई। तो नमी नहीं होने के कारण इसमें भी जंग नहीं लगा। और जंग लगने के लिए क्या आवश्यकता है, वातावरण में नमी होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन तो है लेकिन इसमें नमी नहीं है। उबला हुआ पानी डाल दिए तो यहाँ का वातावरण गर्म हो गया, और गर्म होने के कारण नमी नहीं है, तो इसमें भी जंग नहीं लगा।
और पहले वाले में हमने केवल सादा पानी डाला है, तो सादा पानी डाला, तो सादा पानी कैसा, जो ठंडा है और उसमें ऑक्सीजन भी है, तो नमी भी है और ऑक्सीजन भी है, इस कारण इसमें जंग लग गया। तो यहाँ से पता चलता है कि जंग लगने के लिए नमी और ऑक्सीजन यानी कि हवा की आवश्यकता होती है। इन अवलोकनों से क्या बता सकते हैं कि जंग लगने के लिए किन किन कारकों की आवश्यकता होती है? तो हमने जान लिया, हवा और नमी की आवश्यकता होती है जंग लगने के लिए। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। इससे हमें यह संकेत मिलता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इसे नम वायु से दूर रखना चाहिए। इससे हमें यह संकेत मिलता है, यानी कि हमको यह पता चलता है, यह ज्ञात होता है कि जो भी लोहा का कोई भी सामान होता है, कोई भी चीज़ होता है, उसको जंग लगने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमको ऑक्सीजन और जल से उसको बचाव करना चाहिए और बाहर के वातावरण से भी उसको बचाव करना चाहिए, क्योंकि बाहर के वातावरण में भी क्या होता है, ऑक्सीजन गैस उड़ते रहता है हवा में, है ना। तो इसलिए बिल्कुल हवा से हमको बचा के रखना चाहिए। इसके कई उपाय हैं। अब जंग लगने से हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बहुत सारे उपाय हैं। कोई भी लोहा का चीज़ आ गया, उसमें जंग लगते रहता है, तो उसमें लोहा में जंग न लगे, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कई उपाय हम कर सकते हैं, यानी कि संक्षारण से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो दिया है आपका पेंट करना, है ना, ये दिया है आपका पेंट करना। संक्षारण रोकने का सबसे प्रचलित उपाय है धातु की सतह पर पेंट कर देना। यदि हम धातु की सतह पर क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा। पेंट करने से उसमें ऑक्सीजन का संपर्क नहीं होगा और जल का भी संपर्क नहीं होगा और उसमें जंग नहीं लगेगा। हमारे घरों में लोहे से बनी कई वस्तुओं पर पेंट किया जाता है ताकि वे जंग से सुरक्षित रहें। अब आपका दूसरा आता है ग्रीस लगाना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रीस लगाना, है ना। तो ग्रीस लगाना में देख लीजिए, तेल या ग्रीस की परत लगाकर धातु का वायु और नमी से संपर्क तोड़ा जा सकता है। कोई भी लोहा का चीज़ हो गया, उसमें हम क्या करेंगे, तेल या ग्रीस लगा देंगे, जिससे तेल और ग्रीस लगाने से वहाँ पे जल और हवा का संपर्क नहीं होता, और जल और हवा का संपर्क नहीं होने से उसमें जंग नहीं लगता है। जंग से बचाने के लिए साइकिल के चेन में ग्रीस लगाया जाता है, और जब जब चैन सूख जाता है साइकिल का, है ना, तो उसमें क्या लगाया जाता है, तेल या ग्रीस को डालते हैं। क्यों? क्योंकि वह जो है उसमें तेल डालते हैं तो वह जल्दी से फिसलता भी है, और उसमें क्या है, हवा और पानी का संपर्क नहीं होता, और हवा और पानी का संपर्क साइकिल के चैन में संपर्क नहीं होता, इसलिए वह जंग नहीं लगता। यदि हम उसमें तेल या ग्रीस नहीं डालेंगे बहुत दिनों तक, तो क्या हो जाता है, वह सूख जाता है, और सूखने से उसमें से जो भी तेल या ग्रीस है वो निकल जाता है, और तेल और ग्रीस के निकलने से साइकिल के चैन में क्या लग जाता है, जंग, और जंग लगने के कारण पूरा जो है साइकिल चलता नहीं है और वहीं पे रुक जाता है, पूरा जम जाता है जंग, इसलिए साइकिल नहीं चलता। तो साइकिल के चैन को भी जंग से बचाने के लिए उसमें क्या डालते हैं, तेल या ग्रीस को डाला जाता है। अब तीसरा दिया है धातु की परत चढ़ाना। धातु की परत चढ़ाना, इस विधि में लोहे की वस्तु को साफ करके, है ना, इस विधि में लोहे की कोई भी वस्तु है उसको साफ करके पिघले हुए जिंक में डुबाया जाता है। पिघले हुए जिंक यानी कि जिंक धातु को क्या करते हैं, पिघलाते हैं, और जैसे पिघल जाता है तो उसके पिघला हुआ जो विलयन है उसमें डुबा देते हैं, जो लोहा है उसको डुबा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो जिंक है उसका विलयन उसमें जाके पूरा चिपक जाता है और उसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे लोहा जो है, लोहे को जिंक पूरी तरह से क्या कर देता है, ढक लेता है, उसके ऊपर चिपक जाता है जिंक की परत। वस्तु पर जिंक की सतह चढ़ जाती है। घरों की छत बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और टंकियों को संक्षारण से बचाने के लिए उन पर धातु की परत चढ़ाई जाती है। यह कार्य विद्युत लेपन विधि द्वारा भी किया जाता है ना। और यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत लेपन विधि द्वारा भी किया जाता है। अब देखिए, विद्युत लेपन विधि द्वारा लोहे पर टीन या क्रोमियम धातुओं की परत चढ़ाकर इसको सुरक्षित किया जाता है। और जो लोहा का चीज़ होता है उस पर क्या करते हैं, विद्युत यानी कि बिजली से कोई भी वस्तु को गलाकर, है ना, कोई भी धातु को गलाकर उसको नरम करते हैं, उसका विलयन बनाते हैं, और उस विलयन में इन लोहे के सामानों को डुबा देते हैं, और डुबाने से क्या हो जाता है, उसके ऊपर उसका परत जो है जम जाता है, उसका परत चढ़ जाता है। स्टील के फर्नीचर को क्रोमियम के लेपन से ज़्यादा टिकाऊ और आकर्षक बनाया जाता है। और जो हम स्टील का क्या उपयोग करते हैं, चेयर, है ना, तो स्टील का नहीं होता है, वो ज़्यादातर क्या होता है, लोहा का होता है, लेकिन उसके ऊपर किस चीज़ का परत चढ़ा होता है, तो उसके ऊपर लोहा
लोहा जो होता है उसके ऊपर स्टील का पर्दा चढ़ा होता है क्रोमियम का, इसलिए वह कैसा दिखाई देता है हमको, चमकीला दिखाई देता है, लेकिन वह असल में होता है तो लोहा का ही होता है। चलिए अब देख लेते हैं, आपका अगला दिया है मिश्र धातुओं का निर्माण। जंग से बचाने के लिए मिश्र धातु का भी हम निर्माण कर सकते हैं। आप जानते हैं प्रायः शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण के बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि लोहे पर आसानी से जंग लग जाता है, इसलिए खाना पकाने और ऑपरेशन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण शुद्ध लोहे के नहीं बनाए जाते। इस तरह हमने देखा कि शुद्ध धातुएं कई बार ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है। इन धातुओं को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनमें अन्य धातुएं या अधातुएं मिला दी जाती है। इस प्रकार बने मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। तो देखिए मिश्र धातु के यहाँ पे हमको परिभाषा मिल गया। सबसे पहले मिश्र धातु किसे कहते हैं इसको आप देख लीजिएगा, है ना। तो धातुओं को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनमें धातुएं या अन्य अधातुएं मिला दी जाती है। इस प्रकार बने मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे धातु है ना, लोहा, तो उसका शुद्ध रूप से क्या नहीं, ऑपरेशन के लिए कैंची बनाते हैं तो कैंची या ऑपरेशन करते हैं उसके लिए लोहा का उपयोग करते हैं, तो उसमें जो असली लोहा का उपयोग नहीं करते। तो असली लोहे का उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि असली लोहा में क्या लग जाता है, जंग वगैरह लग जाता है। तो उसमें जंग ना लगे करके जो ऑपरेशन के लिए जो सामान बनाते हैं लोहे का, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी दूसरी धातु का परत चढ़ा देते हैं जिससे ऑपरेशन करने में आसानी आ जाती है और उसमें जंग नहीं लगता। तो इस तरह से मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, किसी अन्य धातुओं को उसके ऊपर परत चढ़ाकर हम आवश्यकता। और देखिए मिश्र धातु क्या होता है, अधिक कठोर बन जाता है और जंग से प्रतिरोधी, यानी कि जंग से भी छुटकारा मिल जाता है। हम आवश्यकता अनुसार धातुओं के अनुपात में परिवर्तन कर वांछित गुणों वाले मिश्र धातुओं का निर्माण कर सकते हैं। चलिए सारणी 5.5 में कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं, उनके अवयव और उनके उपयोग दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इस्पात, जैसे कि इस्पात आपका क्या है, मिश्र धातु, जिसको स्टील भी कहा जाता है। स्टील का बर्तन जो होता है आपके घर में, उसमें क्या क्या मिला होता है, तो देखिए यहाँ पे दिया है लोहा, है ना, लोहा दिया है और कार्बन। लोहा और कार्बन के मिलाकर क्या बनाते हैं, इस्पात बनाते हैं, यानी कि स्टील बनाते हैं। अब उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो जहाज में और पुल में और रेल की पटरियाँ में करते हैं। अब स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिलाते हैं, लोहा मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं, कोर्बियम, निकेल, और इसका उपयोग बर्तन बनाने में, शल्य चिकित्सा के उपकरण में यानी कि ऑपरेशन में, है ना। अब और अगला दिया है कांसा। कांसा में क्या मिलाते हैं, तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है, मूर्तियाँ और सिक्के बनाने में इसका उपयोग करते हैं। उसी तरह से आपका पीतल होता है। आप घर में जानते हो आप पीतल का बहुत सारा बर्तन होता है, तो देखिए आपके घर में जो पीतल होते हैं वे किस चीज़ के बने होते हैं, तो वो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है आपका पीतल, और उसका उपयोग बर्तन और मशीन बनाने के लिए किया जाता है। अगला दिया है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन को एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम से मिलाकर बनाया जाता है, और इसका उपयोग प्रेशर कुकर, यानी कि आपका जो दाल पकता है उस कुकर को बनाने के लिए करते हैं, और वायुयान के विभिन्न भाग बनाने में भी करते हैं। अगला दिया है जर्मन सिल्वर, यानी कि जो आपके घर में जर्मन का बर्तन होता है वह किसका बना होता है, तो तांबा, जिंक और निकेल, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, और इसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए करते हैं, जर्मन सिल्वर का। अब दिया धातुओं और अधातुओं के अन्य उपयोग, है ना। तो धातु और अधातुओं के उपयोग को आप देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है ना। तो यहाँ पे धातु और अधातु, तो लोहा क्या है, वो भी धातु है, तो इसका उपयोग आप जानते हो बहुत सारी चीज़ों में लोहा का उपयोग करते हैं। सोना और चांदी का भी उपयोग करते हैं, तांबा और एल्यूमिनियम का भी उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं, जिंक है, कार्बन है, इन सभी का उपयोग किया जाता है। आप जानते हो किन किन चीज़ों में, बताने की ज़रूरत नहीं है। और लेड का उपयोग साइकिल, मोटरसाइकिल में काम आने वाले छर्रे, टाँका लगाने के तार एवं नलों के पाइप बनाने में किया जाता है। और लेड एक ऐसा धातु है जिसका उपयोग कहाँ उपयोग करते हैं जी, लेड का। तो लेड धातु का उपयोग मोटरसाइकिल में काम आने वाले छर्रे में बनाने में करते हैं। और कहीं पे किसी को घाव लग जाता है ना, किसी के शरीर में कहीं पे कट जाता है बड़ा सा, तो उसको टाँका लगाने के लिए, उसका तार बनाने के लिए उपयोग करते हैं। टाइटोनियम धातु का उपयोग मशीनों के विभिन्न भाग, उपग्रह तथा रॉकेट के निर्माण में करते हैं। एल्यूमिनियम अथवा सोने की पतली पन्नी का उपयोग सरल विद्युतदर्शी बनाने में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में
जल के शोधन में किया जाता है और आयोडीन का उपयोग टिंचर आयोडीन के रूप में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। सल्फर का उपयोग दवाइयाँ, बारूद, पटाखे बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा, आपके जो क्लोरीन और आयोडीन है इसका प्रश्न जरूर आता है। तो देखिए, क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में जल शोधन में किया जाता है और आयोडीन का उपयोग टिंचर आयोडीन में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये याद रखिएगा। अब ये पीले रंग का जो बॉक्स है उसमें आप इसको पढ़ लेना है ना, ये थोड़ा सा सरल है। यहाँ पे दिया है लेड एवं मरकरी धातु के हानिकारक प्रभाव के यहाँ पे दिया गया है। इसके उपयोग से हमको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसको बताया गया है यहाँ पे। उसी तरह से आपका अगला दिया है छत्तीसगढ़ का धातु शिल्प। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारी चीज़ है जिसके क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ का जो धातु शिल्प है ना, तो धातु शिल्प में के बारे में यहाँ पे बताया गया, इसको आपको पढ़ लेना है। छत्तीसगढ़ में हमारा जो धातु से बना हुआ बहुत सारा पुराने ज़माने का शिल्प है उसके यहाँ पे बताया गया है। तो इस पीले बॉक्स में आप पढ़ लेना, यहाँ पे दिया गया है इस पीले रंग के बॉक्स में। तो इस तरह से आपका ये पाठ ख़त्म होता है ना। तो चलिए हम फिर सब अगली क्लास में कक्षा 6 को पढ़ेंगे, अध्याय 6 को पढ़ेंगे हम।